गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गेट एमसीक्यू। ठीक है, हम अब आपकी जो गेट के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है 5 ईयर्स के, वो हम कवर करेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गेट 2020 एमसीक्यू। ठीक है, ये जो पेपर है हमारे पास, ये आपका गेट 2020 का है। ठीक है, गेट 2020 बॉटनी एमसीक्यू है। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही मैं आपको 5 ईयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे लास्ट में अपन 21 एंड 22 करेंगे कि 5 to 10 ईयर्स के अपन एमसीक्यू अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी गेट प्रिपरेशन अपनी मोस्टली कवर हो जाएगी। तो अपन पहले बॉटनी कवर करेंगे, देन बायोकेमिस्ट्री, और हो सका तो अपन जूलॉजी भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अपन गेट के एमसीक्यू कवर करेंगे, तो टाइम खराब नहीं करते हैं एंड देन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनडिफाइनेट स्टेमन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिली। तो यहाँ बात की जा रही है इनडिफाइनेट स्टेमन की बात की जा रही है कि किसका फीचर्स होता है इनडिफाइनेट स्टेमन। लाइक अगर आप देखोगे कि आपने पढ़ा होगा कि मोनो एडल्फस कंडीशन पढ़ी होगी, आपने डाई एडल्फस कंडीशन पढ़ी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनडिफाइनेट बहुत सारे स्टेमन हैं। ठीक है, तो आपके इनडिफाइनेट स्टेमन अगर अपन देखें तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मालवेसी की। किसके होंगे? मालवेसी के होते हैं। तो मालवेसी फैमिली शो इनडिफाइनेट स्टेमन विथ यूनाइटेड फिलामेंट इन ए ट्यूब। लाइक आप देखोगे इनडिफाइनेट स्टेमन तो होंगे ही, विथ और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, विथ यूनाइटेड फिलामेंट्स इन ए ट्यूब। एक ट्यूब के ऊपर होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होंगे, इसलिए ही हम इसको क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नॉन एज मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन। अगर आपके इनडिफाइनेट स्टेमन है और एक से ज्यादा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर हो तो आप बोल सकते हो, या दो ट्यूब के ऊपर हो तो डाई एडल्फस, और दो से ज्यादा पर हो तो आप बोल सकते हो पॉली एडल्फस कंडीशन। तो इनडिफाइनेट स्टेमन विथ यूनाइटेड फिलामेंट इन ए ट्यूब दैट इज नोन एज मोनो एडल्फस कंडीशन। दैट कंडीशंस अकर्ड इन मालवेसी फैमिलीज। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन नेचुरल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सिबिट एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ बात की जा रही है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ की, या हम बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना आपके प्लांट के अंदर। आप देखोगे एबनॉर्मल जो ग्रोथ हो रही है वो किसके अंदर देखने को मिल रही है, या हम बोल सकते हैं कि इन नेचुरल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इनमें से कौन है जो एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं शो करके जा रहा है। तो आपने देखा होगा युक्का, ड्रेसिना, ये क्या होता है युक्का एंड ड्रेसिना। अगर अपन देखोगे मोनोकोट होते हैं, बट ये क्या करते हैं, मोनोकोट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पे ये क्या करते हैं, कुछ सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है ना, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये होता है हमारा कौन सा, राइस। राइस के अंदर आपको एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, लाइक आप देखोगे कि मोनोकोटिडल्स होते हैं या मोनोकोट होते हैं तो वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज, एंड हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें एब्सेंट होती है ड्यू टू लैक ऑफ कैम्बियम। बट इन सम प्लांट लाइक ड्रेसिना एंड युक्का सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ अगर मोनोकोट होते हुए, ये दोनों क्या है, एक तरह से हम देखें तो ये क्या मोनोकोट होते हुए भी, मोनोकोटिल्डन्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हुए, मोनोकोटिल्डन्स होते हुए भी ये कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो कर लेते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि यहाँ पे आपको क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, लाइक इन मोनोकोटिल्डन्स वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज, द सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट ड्यू टू लैक ऑफ कैम्बियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ अगर अपन देखें, सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये आपको कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर देखने को मिलती है, बट प्राइमरी ग्रोथ अगर अपन देखोगे तो वहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मोनोकोट के अंदर अगर आपको देखोगे तो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, बट ड्यू टू कैम्बियम, या हम बोल सकते हैं कि बट इन प्लांट लाइक युक्का एंड ड्रेसिना सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। ठीक है, एबनॉर्मल या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन ड्रेसिना एंड एब्सेंट इन मेज, व्हीट एंड राइस। ये किस में एब्सेंट होगी, जैसे मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस होता है। तो यहाँ पे हम जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे को 20 क्वेश्चंस गेट के, ये आज अपन 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो 20 एमसीक्यू हमारे को स्पीड टेस्ट की तरह हमें सॉल्व करना है, बहुत स्पीडली करना है।
तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है एंड देन हमें सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म अंडर नेचुरल कंडीशन प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने बोला है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है अंडर नेचुरल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में जो प्राइमरी मेरिस्टेम अगर बात की जा रही है कि प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग, तो किस कंडीशन में आएगा, अगर अपन देखें प्राइमरी मेरिस्टेम आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग, क्या गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं उस टाइम पर प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वेजिटेटिव फेज या सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम की बात की जा रही है ना कि सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात की जा रही है, सेकेंडरी ग्रोथ तो वैसे भी हट जाएगा। तो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, अगर अपन देखें व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस कंडीशन, एम्ब्रियोजेनेसिस कंडीशन के टाइम पे क्या आपको प्राइमरी मेरिस्टेम आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या लगेगा, हम देखें प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर या प्राइमरी मेरिस्टेम एज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ये क्या है एक तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं हम इनको, क्या बोल सकते हैं हम इनको, दैट इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो द प्राइमरी मेरिस्टेम एज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज comprised of undifferentiated embryonic cells, ठीक है। So they are actively they are actively dividing cells with a thin wall and large nuclei. These cells do not form secondary cell wall thickening and therefore have only primary cell wall, ठीक है। For example, या हम बोले an example of primary meristem is like अपन देख सकते हैं apical meristem, आपका प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर हम देखते हैं ना लाइक एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि आप जब लैटरल मेरिस्टेम पढ़ते हो तो लैटरल मेरिस्टेम तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम लाइक प्राइमरी मेरिस्टेम के लिए हो गया। तो एपिकल मेरिस्टेम्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लोकेटेड इन द अपाइसिस लाइक शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, आप ऐसा कुछ पढ़ते हो, ये एसएम होता है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे आरएम रूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं, यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लोकेटेड इन द अपाइसिस ऑफ प्लांट लाइक रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स। सो यहाँ पे हम देखें तो इन टिपिकल एंजियोस्पर्म अंडर नेचुरल कंडीशन प्राइमरी मेरिस्टेम लाइक एपिकल मेरिस्टेम्स आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग, तो कब ये एस्टैब्लिश हो जाते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है ना उसी टाइम पे, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ही ये क्या होते हैं, वो होते हैं, ना कि गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं होंगे, वेजिटेटिव फेज डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं होते हैं, या सेकेंडरी ग्रोथ भी रॉन्ग हो गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इसको शॉर्ट में लाइक हम ऐसे भी कुछ लिखते हैं, डिकम्बा, डाइकम्बा बोल सकते हो, ठीक है। तो डाइकम्बा या डिकम्बा अगर अपन देखें, ठीक है, या 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड इज अ मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है, एक तरह से मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है, दैट इज ओ मिथाइल सैलिसाइलिक एसिड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखें इनका रोल क्या होता है, लाइक इट हैज ए रोल एज ए जीनोबायोटिक्स, ठीक है। एंड ये एक तरह से क्या होते हैं, अगर अपन देखें तो ये एक तरह से ऑक्सीजन होते हैं, ये क्या होंगे आपके, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। कई बार गेट के अंदर नेचुरल ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डाइकम्बा या 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड बिलोंग टू लाइक सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये कि आपके ऑक्सीजन के नाम पूछे गए हैं, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इन ए टिपिकल ग्रीन प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने बोला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो कैल्विन साइकिल में बन रहा है वो हमें सबको पता है, C3 साइकिल। कैल्विन साइकिल को हम बोलते हैं क्या, C3 साइकिल, इसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। तो आपका अपन कैल्विन साइकिल पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि कैल्विन साइकिल अगर आप सोचो कि अपन इन क्वेश्चन के अंदर गेट के अंदर भी अपन एकदम फुल्ली एक्सप्लेन करने लग जाए, कैल्विन साइकिल पढ़ने लग जाए, तो आपका टाइम खराब होगा। आपको मुझे पता है कि आप सब बच्चों को कैल्विन साइकिल का पता होता है। तो वेरी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो कैसे याद करोगे, कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं, तो C3 साइकिल बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है 3 कार्बन कंपाउंड होगा, 3
कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड आप बताओ यहाँ पे कौन है? क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, क्या ये 3 कार्बन कंपाउंड है? नहीं, ये तो 4 कार्बन कंपाउंड है। सो द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन कैल्विन साइकिल इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज ए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं PGA। क्या लिखते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। ठीक है, ड्यू टू दिस द कैल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल। इन C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आर 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड मैलिक एसिड, दे आर 4 कार्बन कंपाउंड, and Calvin cycle is also known as C3 cycle. Why C3 cycle? Because first stable product is 3 carbon compound, 3-phosphoglyceric acid. Okay, so यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल बट नॉट किलिंग। हार्मफुल तो है बट किलिंग नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब, कौन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म, प्रेडेटर, सिम्बायोटिक, प्रे एंड पैरासाइट में से, दैट लाइव एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे के ऊपर रहता है अपनी लाइफ को अगर जीने के लिए तो किसी और पे निर्भर है, वो हार्मफुल तो है बट वो इसको मारेगा नहीं। तो अगर अपन बचपन में नाम सुना होगा आपने, प्रेडेटर क्या होते हैं, अगर आपने हिंदी भी नाम याद है तो आपको, इसको हम बोलते हैं शिकारी। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, मतलब सहजीवी का मतलब क्या है, दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, सहजीवी साथ में ले लो। ठीक है, एंड प्रे मतलब शिकार, आप किसका शिकार कर रहे हो। एंड एक होता है हमारा पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी, परजीवी मतलब कि भैया किसी और पर रहेगा। ठीक है, बट ये एक तरह से हार्मफुल तो है बट ये इसको किल नहीं करेगा। ठीक है, नाम हिंदी वाले नाम भी कई बार क्या होते हैं, नाम दे देते हैं। तो लाइक हम पढ़ते हैं, लाइक व्हाट इज पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज वेयर वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट लाइव ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो दैट इज नोन इज व्हाट, या क्या है, एक तरह से हम बोलेंगे एक ऑर्गेनिज्म क्या है, वन ऑर्गेनिज्म इज द पैरासाइट लाइव ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म, द होस्ट causing it some harm and is adapted structurally to this way of life. Parasitism या बोले हम, parasitism means like relationship between two species of plant or animal in which one benefit at the expense of the other, sometimes without killing the host organism. So that is the correct answer is D. Okay, समझ गए। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है दैट लाइव एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हार्म बट यूजुअली नॉट किलिंग, दैट इज, इसको हम इजिली पढ़ सकते हैं पैरासिटिज्म के थ्रू। पैरासिटिज्म लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, लाइक पैरासाइट है, दूसरा है होस्ट, तो पैरासाइट होस्ट पे रहेगा, वो उसको हार्मफुल तो है बट एक तरह से उसको किल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? सो डी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ओलियोगम रेजिन एसाफोटिडा हींग इज ऑब्टेन फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ व्हाट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हींग किससे लेते हैं, क्या स्टेम से लेते हैं, क्या रूट से लेते हैं, क्या लीव से लेते हैं, या फ्रूट से लेते हैं। तो हमें पता है ओलियोगम रेजिन एसाफोटिडा हींग, या हम बोल सकते हैं फेरुला एसाफोटिडा विच आर हर्बेसियस प्लांट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करेगा। क्या है एक तरह से, इसका हम बोले तो एक तरह से ये क्या होगा, फेरुला, फेरुला ऐसा फोइटिडा। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से हर्बेसियस है, हर्बेसियस प्लांट है। ठीक है, हर्बेसियस प्लांट है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कई बार फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आए थे इसलिए हम थोड़ा डिटेल भी लिख लेते हैं। अम्बेली फैमिली, अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो ओलियोगम है, रीजन है, ये ऑप्टेन होता है कहाँ से, राइजोम से या रूट से, या तो रूट से, या आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, राइजोम। ठीक है, राइजोम एंड रूट ऑफ प्लांट से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम
इसको ऑब्टेन करते हैं। सो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेकानी डिजीज और पुलिस सिडलिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो अच्छी तरह याद करो, जिब्रेलिक एसिड हम जब पढ़ते थे, जिब्रेलिक एसिड हम पढ़ते थे कौन सा, यहाँ पे आपने प्लांट हार्मोन के अंदर स्टूडेंट हमने जिब्रेलिक एसिड पढ़ा है, जिब्रेलिन या हम बोलते थे जिब्रेलिन पढ़ा है। तो जिब्रेलिन के अंदर आपने देखा था यहाँ पे एक जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, पुलिस सिडलिंग डिजीज हो जाती है, ठीक है, बॉल्टिंग हो जाती है, ठीक है। सो बेकानी डिजीज इज आल्सो नोन एज या आल्सो कॉल्ड एज पुलिस सिडलिंग डिजीज। इट इज अफेक्टेड द राइस प्लांट। किसको अफेक्ट करेगा, यह अफेक्ट करता है किसको, राइस प्लांट को, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि इसमें ये किसके थ्रू होता है, एक फंगस के थ्रू होता है, एक फंगस का थ्रू होता है। इस फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था इसका, इसी के नाम पे था, हमने जिब्रेलिन लिखा था कि इसको हमने किससे आइसोलेट किया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है। तो यहाँ पे इसके वजह से क्या होता है, हमारे पुलिस सिडलिंग डिजीज हो जाती है, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ टाइप में हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो और ये जो डिजीज है ये एक तरह से क्या है, प्लांट हार्मोन जो जिब्रेलिन था ना, इसको आइडेंटिफाई करने में, इसको डिस्कवरी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल थी। So Becanin disease and Fuller Seedling disease is caused by Gibrella fujicorae, which are fungal disease, या फंगस बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे, इसको हम फंगस कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लॉइड इन क्रॉप प्लांट। तो आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर, लाइक अगर हम बात करें, अगर आपके एन नंबर है, एन से अगर मेरे को क्या करना है, डबलिंग करना है, 2n करना है, तो यहाँ पर एक ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक आप बीएससी में भी देखोगे तो बीएससी के अंदर भी जेनेटिक आपका जो प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक है उसके अंदर आता है। तो हम जब डबलिंग करते हैं तो वहाँ पे हम क्या ड्रग यूज में लेते हैं, कॉल्चिसिन, ठीक है। कॉल्चिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डबलिंग इज अचीव बाय ट्रीटिंग द हैप्लॉइड सिडलिंग विद केमिकल दैट exhibit anti-mitotic activity. So which one is best? Colchicine. So colchicine is a widely used for chromosome doubling in double haploid line productions. ठीक है। So हम यह बोल सकते हैं कि जो colchicine होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे भी आपको बोल दे कि आपका जो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, लाइक मैं बोलूँ n number is 26, so 2n is equal to 2 into में 26 is equal to 52 क्रोमोसोम। सो ये डबलिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, डबलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है हमारा क्या, कोल्चिसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके तरफ मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन mRNA of nuclear encoded plant gene DSH20 has an ORF of 1353 न्यूक्लियोटाइड। एक mRNA है, न्यूक्लियर एनकोडेड प्लांट जीन है, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है एंड तोड़ के पढ़ना है हमें। अगर आप इसको तोड़ के पढ़ोगे तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो हम देख लेते हैं, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक डीएनए है, मैंने यहाँ पे बनाया डीएनए एंड जीन का नाम है यहाँ पे DSH20। मैंने जब इसका mRNA बनाया, यहाँ पे मैं इसका mRNA बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ORF मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब स्टार्ट कोडोन है यहाँ पे AUG एंड देन यहाँ पे स्टॉप कोडोन से जस्ट पहले वाला पार्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रीजन है वो 1353 है, ठीक है। तो ORF आपका यहाँ पे हमने बोल दिया है इन्होंने कि ORF 1353 न्यूक्लियोटाइड है ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर। ये एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन्होंने बोला mRNA है, न्यूक्लियर एनकोडेड जीन है, DSH20 हैज एन ORF ऑफ 1353 न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बता दिया 1350 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एंड ये थोड़ा आगे ये रहा। अब देखो ये हमारा, हमें पता है ये 5 प्राइम UTR हो गया अनट्रांसलेटेड रीजन, ये हमारा 3 प्राइम UTR है, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। जो प्रोटीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये एक तरह से UTR हो गया,
ठीक है, ये अपना ORF हो गया। इन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड दैट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड इज 110 किलो डाल्टन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ DSH20 प्रोटीन इन किलो डाल्टन राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है एक पॉइंट के बाद में एक डिजिट आएगी। अब देखो मैंने बोला 1353 और न्यूक्लियोटाइड का है। सबसे पहले निकालो इसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे। अमाइनो एसिड कितने होंगे, लाइक 1353 अगर मैं डिवाइडेड करता हूँ 3 से, तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 3 4 जा 12, तो 4 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 451 अमाइनो एसिड। हमें पता है कि स्टॉप कोडोन के लिए कोई प्रोटीन नहीं आती, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे राइबोसोम अगर आके बाइंड भी करता है, लाइक अपन देखिए यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड करता है, तो राइबोसोम स्टॉप कोडोन यहाँ से जैसे ही स्टॉप कोडोन पर आएगा ये जरूर प्रोटीन निकाल देगा, ये एन टर्मिनल है, बट ये स्टॉप कोडोन के लिए कोई प्रोटीन नहीं होगी। तो ये जो प्रोटीन निकली है ना, ये प्रोटीन कितनी होगी, ये प्रोटीन होगी लाइक हम देखें तो ये प्रोटीन होगी 4, ये होगी 451 माइनस में 1 इजिकल टू 450 अमाइनो एसिड। 450 अमाइनो एसिड क्यों बोला है, बिकॉज स्टॉप कोडोन को नॉट काउंट नहीं होता है, प्रोटीन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब 450 अमाइनो एसिड है, तो आपको इन्होंने बोल दिया है क्वेश्चन के अंदर कि एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है 110 110, तो 450 का कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर इजीली निकल जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 110। अगर आप 450 को मल्टीप्लाई करते हो 110 से, तो आपका आंसर आएगा 49500। ठीक है, और यह आंसर आएगा आपका डाल्टन के अंदर, क्योंकि डाल्टन है और हमें आंसर देना है किलो डाल्टन के अंदर। तो किलो डाल्टन के अंदर आंसर देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 49500 डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। ठीक है, किलो डाल्टन को किलो डाल्टन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा 49.5 किलो डाल्टन। क्लियर है, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 49.5 किलो डाल्टन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करा, जीन थी, जीन से मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनाया, आरएनए बना के मैंने ORF निकाल दिया, ORF निकाल के मैंने स्टॉप कोडोन को हटाया। सबसे पहले हमने देखा कि इससे कितने अमाइनो एसिड की प्रोटीन बन सकती है, एक अमाइनो एसिड, हमें पता है 1 अमाइनो एसिड इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड, या 1 कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, देख लेंगे 451 अमाइनो एसिड आएंगे। एक अमाइनो एसिड को हमने कम करा, क्यों, क्योंकि स्टॉप कोडोन काउंटेबल नहीं है। देन हमने एक अमाइनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमें पता था 110 डाल्टन है, तो टोटल का कितना है, टोटल का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 49500 डाल्टन आया। किलो डाल्टन में कन्वर्ट करना था तो डिवाइड कर दिया 1000 से, तो 49.5 डाल्टन, किलो डाल्टन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये जो 10 क्वेश्चन थे ये सारे के सारे स्टार्टिंग के, ये देखो ईच कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, एक एक नंबर के थे सारे। ठीक है, अब अपन आते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 20, तो 11 to 20, तो यहाँ पे बोला है कैरी 2 मार्क्स, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब देखो इन्होंने बोला है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 रिप्रेजेंट एंजाइम प्रोडक्ट of the enzymatic reactions and the metabolic process respectively। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या देना है, हमें आंसर देना है कि कौन किस पे मैच खा रहा है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज कहाँ काम आता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर काम आएगा। हेक्सोकाइनेज कहाँ काम आएगा, आपको पता है कि हेक्सोकाइनेज का रोल होता है ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस में काम क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, काम आएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो P सेकंड 1 हो जाएगा। P सेकंड 1 यहाँ पे भी दे रखा है, P सेकंड 1 यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ नहीं दे रखा सेकंड, ये एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यूमरेज। फ्यूमरेज आपका कहाँ आता है, फ्यूमरेज अगर आपको पता है, आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी, क्रेब्स साइकिल के अंदर आपने फ्यूमरेज का रोल पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल का, तो फ्यूमरेज क्या करके जाएगा,
क्या मैलेट के अंदर कन्वर्ट कर, मैलेट का कन्वर्जन कराएगा, मैलेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अपन देखते हैं ना सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट। ठीक है, लाइक आप कैसे पढ़ते हो, CCIOKSSMO, लाइक सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सोलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोगुल्टेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सलो एसिटेट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी ये साइकिल, मैंने इसको पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, आप चाहो तो बायोकेमिस्ट्री मेटाबॉलिज्म का लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है क्रेब्स साइकिल को। ठीक है, पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म पूरा समझा रखा है मैंने, मेटाबॉलिज्म को अप्रोक्स 24-25 लेक्चर होंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहाँ पे मैंने क्रेब्स साइकिल को याद करने की ट्रिक बताई थी, CCIOKSSFMO, C फॉर सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, O for oxalosuccinate, K for alpha ketoglutate, S for succinyl coenzyme, S for succinic acid, F for fumaric acid, malic acid, oxaloacetic acid या oxaloacetate। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काम क्या आ रहा है, फ्यूमरेज एंजाइम, फ्यूमरेट को मेलेट में कन्वर्ट करने का काम आते हैं इन तीसरे साइकिल, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q13 कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पे ऊपर नहीं दे रखा, नीचे दे रखा है यहाँ पे, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर तो हमारा यहाँ ही पता चल गया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। एंड देन वापस देख लेते हैं और आगे देख लेते हैं, पीईपी कार्बोक्सिलेज। पीईपी कार्बोक्सिलेज का रोल बताओ। पीईपी कार्बोक्सिलेज आपने देखा होगा जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने पीईपी कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से ऑक्सलोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया था आपने। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को किसमें कन्वर्ट किया था, ऑक्सलोएसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा पीईपी था, पीईपी इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सलोएसिटिक एसिड। 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड बनाए थे, बाहर से हम क्या कर रहे थे, CO2 अंदर लेके आते हैं। CO2 अंदर आने के बाद में ये कन्वर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, and then with the help of PEP carboxylase enzyme phosphonol pyruvate is converted into oxaloacetic acid। ये कौन सी साइकिल थी, C4 साइकिल थी, याद करो C4 साइकिल, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे जो आंसर क्या है ये देखो, तो आपका क्या हो जाएगा, पीईपी कार्बोक्सिलेज, ऑक्सलोएसिटिक एसिड, फोटोसिंथेसिस। देन यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था फोटो रेस्पिरेशन, याद करो। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आप ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट किया था, देन ग्लाइसिन बनाया था आपने। तो ये वही है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है। तो ये क्या करके जा रहा है, वहां पे हम देख रहे थे आपका क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल रहा था, H2O2 बाहर निकल रहा था, एंड देन ये रिएक्शन थी आपकी फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, या H2O2 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि एक तरह से ये फोटो रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे, C2 साइकिल, C2 रेस्पिरेशन, इसके अंदर आपको ये साइकिल देखने को मिलेगी, इसके अंदर देखें। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अपन देखें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, P सेकंड 1, Q13, R 5 4, S थर्ड 2। सो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विथ रेफरेंस टू द एजेंट दैट इंटरफेयर विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर दी है इन्होंने। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में क्या सिमिलरिटी है, क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSI के क्वेश्चन भी इस बेस पे होते हैं, क्योंकि ड्रग दे दी है यहाँ पे। अगर देखें यहाँ पे तो ये ड्रग्स दे रखी है एंड यहाँ पे इनको बता रखा है कि क्या ब्लॉक करके जा रहे हैं। तो जल्दी से बताओ, लाइक आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने क्रिस्टी का रोल, क्रिस्टी भी देखी है। क्रिस्टी के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें, इस क्रिस्टी के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, फिफ्थ, ये प्रेजेंट होते हैं। तो साइनाइड क्या करता है, लाइक अगर अपन देखें साइनाइड क्या इनिबिट करेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। इस क्रिस्टी के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, फिफ्थ, ये प्रेजेंट होते हैं। तो साइनाइड क्या करता है, लाइक अगर अपन देखें साइनाइड क्या इनिबिट करेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। क्या ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करके जा रहा था? ठीक है, डेफिनेटली ये क्या करेगा,
ये इनहिबिट करेगा आपका साइनेट, क्या करेगा ये इनहिबिट करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, ठीक है। देन यहाँ पे आता है कौन सा, आपका आता है यहाँ पे एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए एक तरह से क्या करेगा, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम पहले पी से देखें, P4 कहाँ दे रखा है, P4 दो जगह दे रखा है, एक तो यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है, बाकी रिमेनिंग हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, बाकी हम एलिमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए एक तरह से क्या करता है, ये कहता है ब्लॉक आपकी किसको, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1। ये क्या करके जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जो ब्लॉक करेगा साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में ट्रांसफर को। सो Q हो जाएगा 1, Q1 अब देखो कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ Q1 यहाँ दे रखा है, बट यहाँ पे Q3 दे रखा है, तो ये एलिमिनेट कर दो। इस दो से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ओरोवर्टिन। ओरोवर्टिन अगर अपन देखें तो ओरोवर्टिन इनहिबिट करता है F1 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक F0 को ओलिगोमाइसिन, लाइक F0 आ जाए, और डिनोट फॉर व्हाट, ओलिगोमाइसिन, एंड F1 क्या है, F1 ओरोवर्टिन, ठीक है। अब 2 फॉर डाइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज अनकपलर, ये क्या है, अनकपलर है, अनकपलर है, तो अनकपलर एजेंट है, तो ये क्या करेंगे, अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन और फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब कि ये क्या करके जाते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि ये क्या करेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, थोड़ा पॉज कर देते हैं। पॉज करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से क्या करते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स को डिस्टर्ब करते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, डायरेक्ट अंदर आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन है। अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पॉज हो गई तो ये डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे, तो डायरेक्ट अंदर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, PMS क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF, ये क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब होते ही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चलती है, बट ATP सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बोलेंगे कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर CSI में भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज अनकपलिंग एजेंट या अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। सो ए इज ए करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, इन रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट मेज द फॉलोइंग इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, देखो यहाँ पे हमें पता है कि आपका आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस पढ़ते हो, वहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होती है, तो वो कैसे एग्रोबैक्टीरियम अपनी जीन ट्रांसफर करता है। तो वहाँ पे आप वायरुलेंस जीन के बारे में पढ़ते हो, क्या वायरुलेंस जीन इतनी है, नहीं, और भी बहुत सारी वायरुलेंस जीन होती है, तो हमें इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपका CSI बेस्ड क्वेश्चन भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा अपन डिटेल में देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, वायरुलेंस जीन के बारे में बता रहा हूँ, VIRA, बहुत सारी वायरुलेंस जीन है। तो वेरी फर्स्ट हम देखते हैं वायरुलेंस ए। वायरुलेंस ए का काम करती है, ये एक तरह से रिसेप्टर, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। लाइक रिसेप्टर भी कौन सा है, रिसेप्टर है हिस्टिडीन काइनेज। कौन सा रिसेप्टर है, हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर है। एंड कैसे एक्टिवेट होंगे, ये होता है एक्टिवेटेड बाय एसिटोसिरिनजोन, ठीक है। मतलब वायरुलेंस ए, VIRA जीन क्या करके जा रही है, ये रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, एक्टिवेट होंगे जैसे ही कोई केमिकल सीक्रेट होगा। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट से में कोई घाव हुआ, कोई डैमेज हुआ, तो वहां से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, जिसके वजह से ही क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे यहाँ पे, ये तो वेरी फर्स्ट नंबर की आ गई, और भी बहुत सारे यहाँ पे 1। सेकंड नंबर यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे VIRA, अल्फाबेटिकली चलते हैं, B। अब B क्या काम करके जाएगी, तो देखो जो कंजुगेशन ट्यूब बना के जा रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस वाली सेल एंड प्लांट सेल के बीच में, तो ये इसके हेल्प से बनेंगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स ए कंजुगेशन ट्यूब चैनल फॉर, अब किसके लिए बनाएंगे कंजुगेशन ट्यूब,
टीडीएनए ट्रांसफर करना है, टीडीएनए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें यहाँ पे VIR-C, तो VIR-C क्या काम करके जा रही है, दैट इज ए हेलिकेज विच इन्वॉल्विंग इन हेलिकेज का काम क्या होता है, अनवाइंडिंग करना, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड क्या करेंगे, प्रमोट टी स्ट्रैंड सिंथेसिस। ये थोड़ा याद कर लेना क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 4th नंबर पे, देखो क्या है, VIR-D1। D1 क्या है, अगर अपन देखें CSI के अंदर भी इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। दैट इज ए एंडोन्यूक्लियस। सो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसके पास में, तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है तो कट करने में हेल्प करता है टीडीएनए। नेक्स्ट अगर अपन देखें VIR-D2, तो D2 अगर अपन देखें, या अपन सॉरी ये D2 है, D1 नहीं है, ये D2 है, ठीक है। VIR-D2 के एक तरह से एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है, ठीक है। अगर D1 देखें अपन, सॉरी मिस्टेक के लिए, D2 क्या होता है, D2 एक तरह से एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है जो कि कट करता है टीडीएनए को। D1 एक तरह से क्या करता है, ये होता है टोपो आइसोमरेज। D1 इज ए टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी। इसके बाद कौन सी एक्टिविटी है, टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी है विच हेल्प्स टू VIR-D2 for recognition of right border, ठीक है। मतलब कि हम बोलेंगे D1, अगर अपन D1, इसको मैं सही ढंग से लिख देता हूं, ये D2 के पास कौन सी एक्टिविटी है, D2 के पास है एंडोन्यूक्लियस, और D1 क्या है, D1 है एक तरह से टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी है तो ये क्या करके जाएगा, हेल्प करेगा D2 की फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट बॉर्डर। देन D2 क्या करके जाएगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से वो कट लगा पाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें 6th नंबर पे VIR-E, तो VIR-E एक तरह से क्या काम करके जाता है, ये एक तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, SSB की तरह काम है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन bind to tDNA during its transfer and it protect T complex from न्यूक्लियस अटैक। नेक्स्ट अगर अपन देखें VIR-F, इसकी एक्टिविटी वैसे तो अननोन होती है, बट कई जगह पर अगर अपन देखें तो इसकी एक्टिविटी दे रखी है, लाइक यूबिक्विटिनेशन, यूबिक्विटिनाइलेट VIR-D and VIR-A in plant cell, VIR-A in plant cell, and last one is सारे विर जीन को एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, विर जी। तो विर जी क्या है, ये एक तरह से रेस्पॉन्स रेगुलेटर है। रेस्पॉन्स रेगुलेटर induces expression of all other VIR gene, या मैं बोल सकता हूं कि ये क्या करके जाएगी, प्रमोट करेगी, प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन
ऑफ अदर वीर जीन का, जितने भी वीर जीन है उनका एक्टिवेट करने का काम ये करेगी। या हम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि वीर ए क्या करता है, जो वीर ए होता है, वीर ए एक्टिवेट वीर जी बाय फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो वायलेंस जी जीन होती है ये क्या करके जाएगी, रेस्पॉन्स रेगुलेटर होती है, इंड्यूस करेगी एक्सप्रेशन ऑफ ऑल अदर वीर जीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो वायलेंस जीन है, तो वीर ए का काम क्या है, वीर ए एक तरह से रिसेप्टर है, वीर ए क्या है, एक तरह से वीर ए क्या है, यहाँ पे वीर ए एक तरह से रिसेप्टर है, स्टेटिन काइनेज एक्टिवेटेड बाय एसिटोसिरिंजोन, वीर बी इट फॉर्म ए कंजुगेशन ट्यूब चैनल for tDNA transport. Vir C is a helicase involving in unwinding of DNA and promote T-strand synthesis. Vir D2 is a endonuclease activity cut tDNA. Vir D1 topoisomerase activity, it helps to Vir D2 for recognition of right border. Vir E का काम क्या होता है, that is a SSB protein, single stranded DNA binding protein या single stranded binding protein bind to tDNA during its transfer and it protect T complex from nuclease activity या nuclease uptake. Whereas ubiquitin annihilate Vir D and Vir E in plant cell. Vir G response regulator induces expression of all other Vir gene, promote transcription of other Vir gene, and Vir A activate Vir G by phosphorylation. So ये कुछ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जो वीर जीन होती है उनके फंक्शन हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन अपने क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर अपन दोबारा आते हैं, तो यहाँ पे देखो वीर ए, तो मैंने बोला ही था वीर ए क्या है, एसिटोसिरिंजोन का रिसेप्टर ये तो है एक तरह से, ये क्या है रिसेप्टर ये तो है। वीर बी, अच्छा कंजुगेशन ट्यूब भी तो बना के जा रहा है। वीर डी1 क्या टोपा आइसोमरेज था क्या, यस देखो मैंने लिखा था D1 इज ए टोपा आइसोमरेज, मैंने लिखा है नीचे D1, अच्छा ये रहा टोपा आइसोमरेज एक्टिविटी है। D2 क्या है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, डायरेक्ट आते हैं गेट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो D1 इज ए टोपा आइसोमरेज। वीर जी, अच्छा इंड्यूस, वीर जी इंड्यूस करेगा ऑल इंड्यूस ऑफ ऑल वीर ऑपरॉन, यस। तो ऑक्टापाइन सिंथेसिस ये तो है ही नहीं कोई भी, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, P1 Q सेकंड R थर्ड और S फोर्थ, ऐसा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी हो जाएगा एक तरह से क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है देखो P1 कहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे एक ही में दे रखा है। आपको अगर पता था दैट इज ए रिसेप्टर, वेयर ए इज एसिटोसिरिंजोन रिसेप्टर, सो इसमें भी आपका आंसर हो जाता है कि P1 ए की जगह दे रखा है। सो करेक्ट आंसर इज ए सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच द प्लांट पार्ट ग्रुप 1 विथ प्रोडक्ट ऑब्टेन ग्रुप सेकंड एंड द रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज ग्रुप थर्ड इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने बोला है ग्रुप 1, यहाँ पे प्लांट पार्ट दे रखा है, एक तरह से यहाँ पे लिख दे हो आप, ये क्या है प्लांट पार्ट है, ये प्लांट का पार्ट है। ग्रुप सेकंड यहाँ से हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑब्टेन, अगर अपन देखिए क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्लांट स्पीसीज क्या है, ये क्या है प्लांट स्पीसीज क्या है। सो आपको पता होना चाहिए बार्क आप कैसा आइसोलेट करोगे। अगर अपन देखें बार्क है तो बार्क से आप अपन क्या कर सकते हैं, बार्क से एरोमेटिक ऑयल, टैनिन बार्क से नहीं करते हैं, सैफ्रॉन कॉर्डेन नहीं करते, तो एरोमेटिक ऑयल, और एरोमेटिक ऑयल हम कैसे कर सकते हैं, एक तरह से ये हम कर सकते हैं एरोमेटिक ऑयल किससे, सिनेमोमम सैलिनिकम, ठीक है। तो यहाँ पे P फोर्थ एंड थर्ड हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर याद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई नया ट्रिक नहीं है कि आप ऐसे याद करो उसको। तो P फोर्थ थर्ड यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ नहीं है, अच्छा D के अंदर है। अगर अपन देखें डायरेक्ट क्वेश्चन से एक भी अगर आपको आता है तो आप इजिली लगा सकते हो P फोर्थ थर्ड। ओके, अब लीफ की बात की जाए, तो लीफ से हम क्या निकालते हैं, लीफ से हम क्या ले सकते हैं, टैनिन, डेफिनेटली, ठीक है। एंड ये टैनिन अगर अपन देखेंगे, टैनिन कहाँ से ले रहे हो आप,
कैमिलिया साइनेंसिस, सो Q12। एंड अगर अपन बात करें किससे, फ्लावर से हम क्या कहते हैं, सैफ्रॉन, ठीक है, एंड सैफ्रॉन क्या है, क्रोकस सटाइवस। तो देखो R सेकंड फोर्थ, तो रिमेन क्या बचा, लाइक फ्रूट क्या है, तो कॉर्डन क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्रूट है, प्लांट पार्ट फ्रूट है, तो इसे क्या ऑब्टेन कर सकते हैं अपन, कॉर्डन। एंड ये क्या है, एक तरह से पेपेवर सोमनीफेरम, क्या है, कौन सी प्लांट स्पीसीज है, पेपेवर सोमनीफेरम। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, P4 Q1 2 R सेकंड 4 एंड S थर्ड 1। सो D इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस बाय मैचिंग द डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड प्लांट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके किसके ऊपर बेस है, ये वापस से डिजीज है, डायरेक्ट आपके कंसेप्ट पे बेस है। अगर याद है तो कर लोगे, नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वापस देख लेते हैं क्या है, स्टेम रस्ट, वाट डिजीज, टीका डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू। बहुत ही इजी है, अगर अपन देखें ये बहुत इजी है तो देख लेते हैं अपन। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजीज के बारे में, तो स्टेम रस्ट आपने देखा होगा। एक तरह से रस्ट किसके अंदर देखने को मिलती थी, अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगी किसके थ्रू, पक्सीनिया आप जब पढ़ते थे, पक्सीनिया ग्रामिनिस, ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस। और ये आपको देखने को रस्ट डिजीज आपको हमेशा देखने को मिलती थी किसके अंदर, आपको देखने को मिलती थी किसके अंदर, वीट के अंदर। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो P4 हो जाएगा। P4 अगर अपन को पता चल जाए कहाँ दे रखा है, तो देखो P4 यहाँ दे रखा है, P4 यहाँ दे रखा है, एंड देन अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन वाला अच्छे से आना चाहिए आपको, अगर एलिमिनेशन करना आता है तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो स्टेम रस्ट है, पक्सीनिया ग्रामिनिस एंड वीट, ठीक है। अब देखना हम आपको वाट डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। वाट डिजीज किसके थ्रू होती है, लाइक अगर आप देखोगे तो आपका आएगा यहाँ पे सिंशियम एंडोबायोटिकम, ठीक है, सिंशियम एंडोबायोटिकम। और ये वाट डिजीज किसके अंदर होती है, पोटैटो के अंदर होती है। किसके अंदर, पोटैटो। सो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं पोटैटो। अगर ये भी पता है तो अपन इसमें भी सही सॉल्व कर सकते हैं। तो Q सेकंड 3। अब देखो यहाँ पे बस हल्का सा चेंज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Q थर्ड एंड 3, यहाँ पे Q सेकंड 3। तो हमें पता है कि Q थर्ड 3 सही है, तो हमारा आंसर भी क्या सही होगा, आंसर हमारा A सही होगा यहाँ पे, ठीक है। आप अगर आपको थोड़ा सा भी पता है ना तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन देखें टिक्का या लीफ स्पॉट्स, अगर आप देखोगे टिक्का या लीफ स्पॉट देखोगे तो ये देखने को मिलेगा सरसोस्पोरा पर्सोनाटा, एंड ये आपको देखने को मिलेगी टिक्का डिजीज ग्राउंड नट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है, दैट इज ग्राउंड नट, ठीक है। तो R1 2 हो जाएगा। एंड देखो डाउनी मिल्ड्यू हमेशा देखने को मिलेगी ग्रेप्स के अंदर, ठीक है। तो ग्रेप्स के अंदर है तो ये किसके थ्रू मिलती है, प्लाज्मोम पोरा विटिकोला, ठीक है। एंड देन ये किसमें देखने को मिलेगी, ग्रेप्स के अंदर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। इन डिजीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सोचूं कि एक एक डिजीज को पढ़ाने लगूं तो वो दिक्कत आ जाएगी। अपन प्लांट पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं कि अपन इन डिजीज को अपन पूरा एक्सप्लेन करना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डिजीज है, किसके अंदर होती है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंड क्या होस्ट प्लांट है, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड प्लांट, होस्ट पता होना चाहिए। अगर इतना भी याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बहुत इजी है। देखो मैच द फॉलोइंग अल्कलॉइड्स विद देयर यूजेस एंड सोर्स प्लांट इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही इजी है, अल्कलॉइड बता रखे हैं, यूज है एंड सोर्स प्लांट बता रखे हैं। तो इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है ये भी, अगर अपन देखें ये भी इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो देखो मॉर्फिन किससे निकालते हो आप, मॉर्फिन अगर आपको पता है तो एनालिटिक होते हैं अगर अपन देखें तो, ठीक है। एंड किससे, पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन किससे निकलती है अगर अपन देखें, सोर्स प्लांट क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। तो P सेकंड 3, तो P सेकंड 3 यहाँ पर भी है, P सेकंड 1, P सेकंड 2, P सेकंड 4। अच्छा मतलब कि हमें पता चल गया कि एक से अगर हमें पता चल गया है यहाँ पे, अगर आपको इतना भी पता था ना कि मॉर्फिन, अगर आपको पता था कि मॉर्फिन पेपेवर सोमनीफेरम, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको ये पता भी नहीं होता ना कि एनालिटिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पे कि आपका जो क्यूनेन आप अगर अपन देखें क्यूनेन अपन निकालते ना, जैसे मलेरिया उसमें अपन लेते हैं, ठीक है। एंटी मलेरिया अपन जो तुलसी अपन खाते हैं, ठीक है, या चाय बनाते हैं, तुलसा जी अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस क्या है, तुलसा जी है। तो यहाँ पे
कुनिन क्या है, एक तरह से एंटी मलेरिया, ये क्या है, एंटी मलेरिया है। एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, सिंकोना ऑफिसिनेलिस। तो Q41 है। एट्रोपाइन, एट्रोपाइन इज ए एंटी कॉलिनर्जिक, ठीक है, एट्रोपाइन इज ए एंटी कॉलिनर्जिक एंड हायोसाइस्मस नाइगर। नेक्स्ट विनब्लास्टिन, एंटी कैंसर है विनब्लास्टिन। जब आप पढ़ते हो ना माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट, मतलब आप क्या साइटोस्केलेटन पढ़ते हो, तो साइटोस्केलेटन के भी अंदर आप ड्रग पढ़ते हो ना, लाइक कोल्चिसिन, विनब्लास्टिन, ठीक है, तो वहां पे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज एंटी कैंसर, ठीक है, ठीक है, एंटी कैंसर कैथरेंसिस रोजियस। सो आंसर इज 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो व्हाट इज निश, निश अगर आप देख रहे हो क्या होता है निश, ठीक है, तो निश अगर अपन देखेंगे तो निश में हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए बायोटिक एनवायरमेंट एंड इट्स रिलेशन टू फूड एंड एनिमीज। तो यहाँ पे हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बायोटिक, मतलब यहाँ पे क्या है, लिविंग प्लेस एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इन ए बायोटिक एनवायरमेंटल एंड इट्स रिलेशन टू फूड एंड एनिमीज, ठीक है। एंड देन हम देखें कि बायोटास, व्हाट इज बायोटास, तो दैट इज ए टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्लोरा एंड फ्यूना इन ए गिवन प्लेस और रीजन। एंड व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल अगर अपन देखें एक तरह से ट्रॉफिक लेवल, तो दैट इज द पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन फूड चेन and habitat, that is the physical environment of an organism, that is the physical environment of organism। so अगर अपन देखें p second कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। आप अगर निश भी पता था ना, what is niche, this is a place of a living organism in a biotic environmental and its relationship या its relation to food and enemy। तो इसी से आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर एक भी पता था तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर ऑफ अर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर वॉल्यूम। तो हमें वाटर रिजर्वायर ऑफ अर्थ एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर इन वाटर वॉल्यूम। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओशन, देन क्या है, ग्लेशियर, देन ग्राउंड वाटर, देन ग्राउंड वाटर के बाद कौन आएगा, लेक्स, एंड लेक्स के बाद यहाँ पे क्या है, अगर अपन देखें लेक्स या अपन बोल सकते लेक्स एंड इनलैंड सीज, एंड देन सबसे लास्ट में हम देखेंगे क्या, स्ट्रीम्स, सबसे लास्ट में देखेंगे हम क्या, स्ट्रीम्स। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा एक तरह से, ओशन कहाँ है, ओशन, एंड ग्लेशियर कहाँ है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, आर, देन कौन आएगा, ग्राउंड वाटर, Q, then lake and inland as, and then stream P। तो इससे भी पहले देखें यहाँ पे तो ओशियन आता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इजी क्वेश्चन थे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। कि वाटर रिजर्वायर ऑन अर्थ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ वाटर वॉल्यूम का, तो ओशन, ग्लेशियर, देन ग्राउंड वाटर, लेक एंड इनलैंड सीज एंड स्ट्रीम्स। तो इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, इजी क्वेश्चंस थे ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन मार्कर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग जीन्स यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो। सो अगर अपन देखें कि सिलेक्शन मार्कर है, ठीक है, एंड जैसे आपके सिलेक्शन मार्कर होते हैं ना, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गए, एम्पेसिलिन हो गए, वैसे ही एंड जीन इनके बारे में। तो कैनामाइसिन, व्हाट इज कैनामाइसिन, तो कैनामाइसिन के लिए जीन आपके हो गए एनपीटी,
एनपीटी फोर्थ, ठीक है। अगर अपन देख रहे हैं हाइग्रोमाइसिन, हाइग्रोमाइसिन के लिए हो गया अपना एसपीटी फोर्थ, एंड बाइलफोर्स के लिए अगर अपन देखें तो यहाँ पे बार, एंड मैनोज के लिए हो गए अपन यहाँ पे पीएमआई। तो इतना इजी, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था या इसको अपन एक्सप्लेन करने बैठे ज्यादा एकदम डिटेल में और अपना टाइम खराब करें। तो डायरेक्ट बेस था कैनामाइसिन, अगर आपको पता था एनपीटी 4 है तो यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा P4, P4 देखो यहाँ पे भी दे रखा था P4 यहाँ और यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। देन अगर अपन देखें Q क्या है 1, Q1 यहाँ पे नहीं, Q1 कहाँ दे रखा है C में, तो यहाँ पे एक तरह से हम लगा सकते हैं करेक्ट आंसर इज C, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C, ठीक है। Q1 R क्या है बाइलफोर्स क्या हो गया बार, R सेकंड, देखो इससे भी कर सकते थे B एंड B ऐसे याद कर सकते हो, तो R सेकंड हो जाएगा एंड एस थर्ड मैनोज PMI, सो C इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बोला है एक तरह से ए डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डेवलप्स ग्रीन एंड रिंकल सीड व्हेन, मतलब कि डबल होमोजाइगस म्यूटेंट है जो कि डेवलप कर रहा है क्या ग्रीन एंड रिंकल सीड व्हेन इट वाज क्रॉस विद टू ब्रीडिंग प्लांट हैविंग येलो एंड राउंड सीड, मतलब उनको येलो एंड राउंड के साथ में हम क्या करा रहे हैं क्रॉस करवाते हैं। ऑल द F1 प्लांट डेवलप येलो एंड राउंड, ठीक है। आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 the calculated percentage probability of plant with green and wrinkle seed in the F2 populations round up 2 decimal place। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट विद ग्रीन एंड रिंकल कितने होंगे। अगर मैं क्या करता हूँ आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता हूँ, कैलकुलेट करना है मुझे F1 का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता हूँ, तो बताओ ग्रीन एंड रिंकल कितने आएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है क्रॉस करके देखना है ग्रीन एंड, हमें क्रॉस करके देखना है ग्रीन एंड रिंकल सीड का, ग्रीन एंड रिंकल का लाइक वाई वाई आर आर का आपका येलो एंड राउंड के साथ में, येलो एंड राउंड के साथ में लाइक वाई वाई आर आर के साथ में। तो करके देख लेते हैं अपन लाइक, तो देखो क्या होगा लाइक अगर अपन देखें कि येलो एंड राउंड है, क्वेश्चन नंबर 20, तो इन्होंने बोला है येलो राउंड, येलो राउंड का किसके साथ में करना है ग्रीन रिंकल के साथ में। तो यहाँ पे हमें पता है वाई वाई आर आर है एंड यहाँ पर क्या है स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। जब मैं क्रॉस करवाता हूँ इनका, क्रॉस करवाने के बाद, इनका क्रॉस करवाने के बाद जो मुझे मिला यहाँ पर, मुझे मिला है यहाँ पे क्या येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड मिला। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरह से येलो एंड राउंड लाइक कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैं अगर इसका सेल्फ कराता हूँ, ये F1 है, F1 का अगर मैं F1 का ही क्रॉस करवाता हूँ तो मतलब कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका ही मैं क्रॉस करवाता हूँ किसके साथ में, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो रेशो आने वाला है, यहाँ पे हमें जो रेशो में आने वाला है वो 9:3:1 आने वाला है। तो हमें बताना है यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर कि हमें क्या मिला है, हमें आइडेंटिफाई करना था क्या, हमें आइडेंटिफाई करना था क्वेश्चंस के अंदर F2 पॉपुलेशन के अंदर हमें ग्रीन एंड रिंकल बताना है। तो ग्रीन एंड रिंकल, तो ग्रीन एंड रिंकल कितने बनेंगे, अगर मैं 9 की बात करूँ ये 9 क्या बनेंगे, ये 9 बनेंगे येलो एंड राउंड, येलो राउंड आएंगे। अगर मैं 3 की बात करूं ये 3 क्या आएंगे, ये आएंगे येलो एंड रिंकल। एंड इस 3 की बात करूं तो ये आएंगे ग्रीन एंड राउंड। एंड इस 1 की बात करूं तो ये आएंगे मेरे ग्रीन रिंकल। अब इन्होंने बोला है कि ये आउट ऑफ कितने हैं, तो मैंने बोला ये कितना आ रहा है, ये 1 है ओनली। तो आउट ऑफ 16 1/16 करके देखूंगा, 1/16, तो 1/16 अगर मैं करता हूं तो ये आता है कितना 0.625। और इन्होंने मुझसे क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चंस में पूछा है कि बताना क्या है परसेंटेज, द कैलकुलेट परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ प्लांट विद ग्रीन एंड रिंकल सीड इन F2 जनरेशन एंड हमें बोला है राउंड ऑफ 2 डेसिमल, ठीक है। तो हमने क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है परसेंटेज के अंदर, तो मुझे कुछ नहीं करना है, लाइक मेरे को परसेंटेज के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.625 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 6.25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 6.25। सो ये आज हमारा जो आज का पेपर है ये हमारा सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। 25। सो ये आज हमारा जो आज का पेपर है ये हमारा सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो। जहाँ पे अपन को कंसेप्ट लगाना था वहाँ पे अपन ने कंसेप्ट लगा के भी सॉल्व किया है, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था वहाँ पे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ठीक है, कुछ नॉलेज थी वहाँ पे अपन नॉलेज भी लिए। तो ऐसे ही अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं गेट के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, ये बॉटनी का हुआ है, अभी अपन बॉटनी कवर करेंगे, देन बायोकेमिस्ट्री कवर करेंगे। हाँ, ये प्रॉमिस है कि गेट एग्जामिनेशन से पहले आपका मोस्टली पेपर आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो, ये पेपर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ और अदर स्टूडेंट का भी क्या हो सके, फायदा हो सके। तो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना।